मैं अल्फाज शुरू करता हूं कि आज पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की है उसकी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, एक तरह से हमारी दुआएं रंग लाई हैं। आज न्यूजीलैंड ने जो फतह हासिल की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो इसकी कोई तवक्को इतनी बड़ी नहीं कर रहा था। मैं एक बार फिर आपकी आवाज़ चेक कर लूं, फिर आगे अपनी बात की जाना बातें। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, प्लीज़ मुझे ना बता दीजिएगा जब आवाज़ आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब शुरू शुरू में मैंने बात की थी तो अब आ गई है जी। ओके, थैंक यू जी। ये सॉरी कि वो माइक जो है ना बाज़ औक़ात हिला होता है, वहाँ से हिल जाता है, या लगा हुआ नहीं होता। चलें, आज जो पाकिस्तान ने जीता है, यूँ समझिए ना कि आज हमने मैच जीता है। वो मैच जो अंपायर के गलत फैसले की वजह से हमने साउथ अफ्रीका से हारा था, वो हमें साउथ अफ्रीका ने लौटा दिया एक तरह से। आज के मैच के बाद जो पाकिस्तान की उम्मीदें बूस्ट हुई हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि जब कल मैंने लाइव सेशन किया था, आज सुबह भी ये बात की थी मैंने, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान का नेट रन रेट अब सेमीफाइनल के पहुंचने काबिल हो जाएगा, न्यूजीलैंड कितने हैं। तो मैंने आज आपके सामने फार्मूला रख दिया। मैं फार्मूला दोबारा यहाँ बता देता हूँ कि नेट रन रेट, देखिए, एक रन रेट होता है, एक होता है नेट रन रेट। जो रन रेट होता है वो ये होता है कि आपने जो मजमूई फर्ज करें कि 50 ओवर्स में कितने रन किए, 300 रन किए फर्ज करें, तो उसे 50 पर तकसीम करेंगे तो 6 का रन रेट निकल आएगा। 6 रन पर ओवर आपका, ये है रन रेट। लेकिन जब नेट रन रेट निकालते हैं, वो इस तरह निकालते हैं कि आपने जो रन्स बनाए कितने ओवर्स में बनाए, और जो आपके खिलाफ टीमों ने रन्स बनाए वो कितने ओवर्स में बनाए। इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है, जो ओवरऑल रन रेट शो हो रहा होता है एक वैसे होता है, उसका फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है या हरीफ टीम ऑल आउट हो जाती है, फर्ज करें कि 45 ओवर में वो 242 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, तो वो 242 का जो रन रेट है वो 42 ओवर में नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा 50 ओवर में। ये एक फ़र्क होता है, इसलिए आप खुद भी चाहकर चेक कर सकते हैं। आज जो बूस्ट हुआ नेट रन रेट में, उसके ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी आप आवाज़ आ रही है। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू जी। जिनको आवाज़ आ रही है तो मेरे ख्याल में आ रही होगी। चलें अब आगे बात कर लेते हैं। आगे का अब इशू ये है कि पाकिस्तान ने, जो हमने एक उम्मीद की थी कि अगर पाकिस्तान टीम, जो मैंने कल कहा था बल्कि सुबह भी कहा था, कि अगर पाकिस्तान टीम या न्यूजीलैंड, पहले बल्कि न्यूजीलैंड 100 रन से हारे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 100 रन से हराए, तो भी पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर नहीं होगा, मतलब न्यूजीलैंड के बराबर नहीं आएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है कि न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए, पाकिस्तान सारे मैच जीत जाए तो पहुंच सकता है। लेकिन आज जो 190 रन के मार्जिन से शिकस्त हुई है, उसने पाकिस्तान का रास्ता किसी हद तक अब आसान कर दिया है। आसान से मुराद ये कि अब खुद मेहनत करनी है, खुद हिम्मत करनी है। अगर पाकिस्तान टीम हिम्मत करे तो कामयाबी हासिल कर सकती है, पाकिस्तान टीम जीत सकती है। अब मैं यहाँ पर सूरत-ए-हाल आपके सामने थोड़ी रखता हूँ कि आज का जो सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने अपने सॉफ्टवेयर में स्कोर कार्ड डाला हुआ है। ये हमारा आज के मैच के बाद, जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला गया, उसके बाद आप यहाँ पर न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर थी, चौथे नंबर पर चली गई है। उसका नेट रन रेट आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो उनका, एक मिनट में आपके सामने इसको लेके आ रहा हूँ कि कितना बना है। उनका नेट रन रेट है जी 0.75, जो कि आज 1.23 था, यानी आधा रह गया है तकरीबन। तो ये 190 रन के मार्जिन से बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो लगभग 1 के करीब है। अगर पाकिस्तान टीम कल हिम्मत करती, पिछले मैच में इस बांग्लादेश के खिलाफ 25 से 28 ओवर के दौरान ये टारगेट चेस करती, तो पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो भी अब प्लस में होना था। लेकिन अब क्या है कि अब पाकिस्तान को हिम्मत इसलिए करनी है कि मैं वैसे कल कोशिश करूंगा कि पूरे स्टेट्स आइन फिगर बता दूं आपको कि इतने रन्स बने। अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करे तो इतने रन्स करे, अगली टीम को इतने रन्स पे आउट करे। अगर पाकिस्तान टीम बाद में बैटिंग करे तो कैसे चेस करे, ये पूरा सिनेरियो आपको बताऊंगा कि आपका, कि पाकिस्तान का नेट रन रेट फिर श्रीलंका, न्यूजीलैंड से कैसे ऊपर जा सकता है, या फिर ऑस्ट्रेलियावी टीम से कैसे ऊपर जा सकता है। तो मौजूदा वक्त में तो ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड से बेहतर हो गया है, इसलिए अब हमें न्यूजीलैंड को ही टारगेट रखना चाहिए।
कि न्यूजीलैंड की टीम जो कि आज लगातार तीसरा मैच आ रही है, जाहिर सी बात है इसका प्रेशर भी आता है। जब आप शिकस्तें खाते हैं तो आपका एतमाद ख़राब होता है, फिर आपको मज़ीद शिकस्तें का एक जो डर है वो आपके जहन में बैठ जाता है। तो उसके बाद फिर आपके लिए मैचेस जीतना या कम बैक करना मुश्किल होता है, और यही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। चलें आज के ऊपर भी आगे बात करते हैं। आज के मैच में जो हुआ उसके बाद आज शर्जील खान ने भी सेंचुरी की है, बहुत चौक मौके पे चौका मारा है और धुआंधार सेंचुरी की है। उसकी तफसील भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से। 357 रन बनाए थे आज साउथ अफ्रीका ने। पहले बैटिंग की थी, 4 विकेटें उनकी गिरी थी। क्विंटन डी कॉक ने एक बार फिर सेंचुरी की, टूर्नामेंट की चौथी सेंचुरी की। इसके अलावा रसीव एंडरसन ने भी सेंचुरी की, 133 रन बनाए, 9 चौके 5 छक्के लगाए, 53 रन डेविड मिलर ने बनाए। धुआंधार बैटिंग की, 176 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट था, और ओवरऑल उनकी बैटिंग बहुत क्लास की रही, लेकिन जो बॉलिंग ने कमाल किया वो और ही था। अगर ग्लेन फिलिप्स आखिर में जो चौके छक्के लगा के, खासतौर केशव महाराज को अगर ये ना लगाते तो शायद मुमकिन था कि 130 से भी कम स्कोर पर ये न्यूजीलैंड की टीम आउट हो जाती और पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट का फ़र्क है मज़ीद कम हो जाता। लेकिन बहरहाल ग्लेन फिलिप्स ने आखिर में बहुत शानदार बैटिंग की, जिसकी वजह से उन किसी हद तक वो अपना स्कोर ले जाने में कामयाब रहे, 167 रन बनाए। वैसे हमने जो चाहा था शायद उससे भी बेहतर रिजल्ट है। आज मैंने यही कहा था कि 300 साढ़े 300 रन बनाए पहले साउथ अफ्रीका, और उसके बाद अगली टीम को 230 या 220 रन पर आउट करे तो पाकिस्तान का नेट रन रेट खासा जो फ़र्क है कम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने उससे बेहतर काम किया, 357 रन बनाने के बाद अगली टीम को 167 रन पे ऑल आउट किया है। तो अब ये उनके 35 ओवर काउंट नहीं होंगे, 35.3 ओवर में ऑल आउट हुए हैं। अब इनका जो काउंट होगा वो 50 ओवर्स काउंट होंगे। तो इसलिए ये भी पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। उनका नेट रन रेट गिरने की एक बड़ी वजह ये भी है। आज मार्को जेनसन जो कि लंबे कद के फास्ट बॉलर हैं, बहुत शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, 3 विकेट हासिल की। केशव महाराज ने आज 4 विकेट हासिल की। ओवरऑल बहुत शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई। कगिसो रबादा तो लगता ऐसा था अब वो रन देने नहीं, उन्होंने 6 ओवर कराए, 2 मेडल्स फेंके, सिर्फ 16 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 2.70 उनका इकोनॉमी रेट रहा। तो ये अब सूरत हाल आ गई है। अब पाकिस्तान के लिए आगे जो रास्ता है किसी हद तक अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं एक बार फिर पॉइंट्स टेबल की थोड़ी बात कर लेता हूँ। पॉइंट्स टेबल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की उम्मीद सिर्फ न्यूजीलैंड की शिकस्त के साथ नहीं है। पाकिस्तान की उम्मीदें ऑस्ट्रेलिया टीम की शिकस्त के साथ भी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी 3 मैचेस बाकी रह गए हैं, जिनमें एक मैच उनका जो अगला मैच है वो इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड वाला मैच किसी हद तक फंस सकता है, क्योंकि इंग्लैंड भी मुसलसल शिकस्तें खाती आ रही है, तो वो भी कम बैक करेगी। एक बड़ी चैंपियन टीम है। और उसके अलावा उनके जो अगले 2 मैचेस हैं उनमें एक भी अगर मतलब इंग्लैंड से अगर हार जाए ऑस्ट्रेलिया टीम, और उसके बाद अगले 2 मैचेस में एक अपसेट हो जाए, चाहे उसे अफगानिस्तान हराए चाहे बांग्लादेश हराए, तो भी पाकिस्तान का जो चांस है वो निकल आएगा। यानी कि अगले 3 में से 2 मैचेस हार जाए तो। और दूसरी जानिब अब न्यूजीलैंड की टीम जो कि लगातार 3 मैचेस हार चुकी है, अब मजीद 2 मैचेस हारने, यार किस तरह इनके मिन्नतें करते हैं यार, हार जाओ। अगर ये 2 मैचेस हार जाएं तो फिर पाकिस्तान का रास्ता बिल्कुल साफ होगा। लेकिन अगर इनमें से एक मैच जीत भी जाएं और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को अगर वाज़े मार्जिन से हरा दे, न्यूजीलैंड को जो कि अगला मैच है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट का फ़र्क बहुत कम रह जाएगा। फिर असल मुकाबला आएगा आखिरी मैच पे। न्यूजीलैंड का आखिरी मैच श्रीलंका से है, उनके लिए थोड़ा आसान है, लेकिन श्रीलंका टीम भी ऐसी गई गुजरी नहीं है। एशियन कंडीशन में वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का आखिरी मैच इंग्लैंड से होगा। तो ये सिनारियो है, और मुझे लगता है कि एक बार फिर जो किस्मत है वो पाकिस्तान का साथ दे रही है कि पाकिस्तान टीम एक बार फिर सेमीफाइनल में जा सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं हमारी टीम के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर, या मैं भी कर रहा हूँ ज़ाहिर है, तो उसमें फिर ये कि हमें स्टोरेज आएगा कि यार हमने कुछ अर्ली कर लिया था, अभी इतना नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल हमारी जो टीम है अब आगे जाने की पूरी पोजीशन में आ चुकी है। उसके अलावा मैं शर्जील खान के ऊपर बात करता हूँ, फिर पाकिस्तान और इनके मैच के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को अब आगे करना क्या है, पाकिस्तान टीम को किस तरह कामयाबियां हासिल करनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज शर्जील खान ने जो सेंचुरी बनाई है
बिल्कुल, आइन मौका पर जब हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी टीम की तामीर-ए-नौ की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी टीम की चेंजिंग्स में बात कर रहे हैं, चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी मौका पर आज पाकिस्तान वनडे कप का आगाज़ हुआ। ये वो पाकिस्तान वनडे कप है जिसमें कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान की वनडे टीम में खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, एक तरीक़ेकार है। तो आज यहाँ पर शर्जील खान जो कि अमूमन कराची या सिंध की जानिब से खेलते थे, वो वहाँ से नहीं बल्कि मुल्तान की जानिब से खेले हैं और पहले ही मैच में 69 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, 12 चौके और 6 छक्के लगाए, लगभग 145 का स्ट्राइक रेट था। बहुत शानदार बैटिंग की और ये आज जितने मैचेस खेले गए उनमें बनने वाली एक ही सेंचुरी थी, यूँ आज के टॉप स्कोरर हैं। आज जो मैचेस खेले गए उनके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, अगर कोई बड़ी कारकर्दगी होगी तो वो भी आप जान लेंगे। लाहौर रीजन व्हाइट्स और लाहौर रीजन ब्लूज़ के दरमियान मैच खेला गया जो कि लाहौर व्हाइट्स ने 67 रन से जीता। इसमें भी कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं थी, लो स्कोरिंग मैच था। 199 बनाए थे व्हाइट्स ने, फिर 132 से ब्लूज़ आउट हुई। कराची रीजन व्हाइट्स और पेशावर का मैच हुआ, वो भी लो स्कोरिंग मैच था, 205 रन बनाए। पेशावर ने बाआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर चेज़ कर लिया। फिर मैच था फैसलाबाद रीजन और उसके अलावा मुल्तान का, जिसमें मुल्तान ने कामयाबी हासिल की। 214 रन्स बनाए थे फैसलाबाद ने, 19 रन का जो टारगेट था चेज़ कर लिया। 42 ओवर में चेज़ करना था, 39 ओवर में चेज़ हो गया और शर्जील खान की सेंचुरी का बड़ा किरदार था। आज शर्जील खान के अलावा फैसलाबाद रीजन के कप्तान फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी बैटिंग की। 78 गेंदों पर 60 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 2 चौके 2 छक्के लगाए और वो दूसरी बड़ी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं अब तक टूर्नामेंट में, जो अब तक मैचेस खेले गए हैं। शर्जील खान ने बहरहाल बहुत शानदार बैटिंग की, 144.92 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अब आगे जो मुकाबला है, अच्छा एक मैच रावलपिंडी और फाटा का भी खेला गया जिसमें कामयाबी हासिल की। रावलपिंडी ने 170 रन्स बनाए, उसके बावजूद वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही और 154 रन्स पर फाटा की टीम आउट हुई है। तो अहमद दानियाल ने आज 5 विकेटें हासिल की हैं मैच में। तो ओवरऑल अब जो पाकिस्तान की एक तो ये पाकिस्तान कप शुरू हो रहा है, इसके ऊपर भी अब निगाहें होंगी कि हमारे कौन-कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं, किनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद फिर ज़हन में यही आता है कि अभी जैसे शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, सलमान अली आगा, इस तरह के कुछ प्लेयर्स का तकरीबन वनडे करियर जो है फ़िलहाल ख़त्म तो नहीं कहेंगे लेकिन ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस मौके पर हमें ढूँढने पड़ते हैं कि नए खिलाड़ी कौन से हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हों, फिर उनको ऊपर लाया जाए। तो इस तनाज़ुर में पाकिस्तान वनडे कप बहुत अच्छे मौका पर हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के वनडे मैचेस नहीं है जल्दी। अगली जो हमारी सीरीज़ है दौरा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सिर्फ टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड में ज़रूर हैं वाइट बॉल के मैचेस, लेकिन फौरी तौर पर नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा एक एक टाइम मिल जाएगा, अगर कारकर्दगी अच्छी दिखाते हैं आगे, फिर अगर पीएसएल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं शर्जील खान, तो फिर उनको मेरे ख्याल में कमबैक कराना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने फ़िटनेस के नाम पर एक ड्रामा बनाया हुआ है। ये वही है, किसी के लिए अलग कानून है जो हमारे यहाँ आला हुकाम भी करते हैं। तो फ़िटनेस का लेवल सिर्फ़ आज़म खान के लिए और शर्जील खान के लिए है, लेकिन अगर वो खिलाड़ी जो कि अनफ़िट हैं, वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। 2 साल से किसी का यो-यो टेस्ट नहीं हुआ, जो कि मिसबाह-उल हक के दौर में हुआ करते थे कि खिलाड़ी की फ़िटनेस जाँची जाती थी, उसके मुताबिक फिर खिलाया जाता था। तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, तो फिर एक अकेले शर्जील खान का या आज़म खान का क्या कसूर है? अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर रहती है, तो मेरे ख़्याल में उनको फ़ौरी मौका देना चाहिए। और उसके अलावा अब आगे एक बार फिर बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि मैंने शर्जील खान की सेंचुरी का तो बता दिया। अब पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को अपनी, आज मैंने फ़खर ज़मान के स्टेट्स आपके साथ शेयर किए हैं, उसके अलावा हारिस रऊफ़ के शेयर किए हैं। दरहकीकत अब कप्तान को चाहिए कि वो अपने खिलाड़ी की जो सलाहियत है, जहाँ पर वो परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके मुताबिक उससे काम ले। मुझे तो थोड़ा डाउट भी है कि हारिस रऊफ़ इतना ज़्यादा नाकाम कैसे हो सकता है पावर प्ले में। इससे पहले अगर आप उनके स्टेट्स देखें 2020 से अब तक, वो मैंने आज शेयर किए हुए हैं, हमारे जो फ़ेसबुक पेज है उसके ऊपर भी, वीडियो में भी दिए हैं और इंस्टाग्राम पे भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो उसमें ये था कि वो पावर प्ले में इससे पहले कामयाब थे। वर्ल्ड कप 2023 से पहले पावर प्ले में भी अच्छे नताइज दे रहे थे। इवन के मिडल ओवर से और उनका जो इकोनॉमी रेट था, डेथ ओवर से भी बेहतर था। लेकिन अब जो है सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। अब वो पावर प्ले में इतनी मार खाते हैं, बैट के नीचे गेंद देते हैं, सिर्फ स्पीड मारते हैं, अगला खिलाड़ी सिर्फ बैट आगे करता है और चौका हो जाता है। तो इवन के बांग्लादेश के खिलाड़ी भी उसे चौके मारते हुए दिखाई दे रहे थे।
अब वजह समझ नहीं आ रही है। आज एक तो हर्षा भोगले ने भी इस हवाले से कहा है कि मुझे लगता है कि बाबर आजम के खिलाफ जो साजिश है वो लाहौर कलंदर के कैंप से शुरू हुई है, क्योंकि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और उन्हीं के प्लेयर इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और बजाय टीम के काम भी नहीं आ रही है। क्योंकि आज जो मैंने बताया था कि जो 12 विकेटें हासिल की हैं अब तक हारिस रऊफ ने टूर्नामेंट में, उनमें से 7 विकेटें आखिरी 10 ओवर्स में हासिल की हैं टेल एंडर्स की। तो उनकी जो विकेटें तो हैं, कागज़ पे विकेटें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन वो विकेटें पाकिस्तान के ज़्यादा कारआमद नहीं हैं। इस तरह आखिरी 2 मैचेस में शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, ख़ास तौर पर जो आखिरी मैच था उसमें अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से वो उनके पावर प्ले के जो स्टेट्स हैं वो बेहतर हुए हैं, वरना उनकी कारकर्दगी पावर प्ले में ख़राब थी। और यही वजह थी पावर प्ले और मिडल ओवर्स में हमारी जो बॉलिंग कारकर्दगी थी वही हमें शिकस्त का सबसे बड़ा सबब बन रही थी। तो अब ये चीज़ें अब पाकिस्तान के कप्तान ने, मैनेजमेंट ने, कोचेस ने सीखनी है कि हम गलती कहाँ-कहाँ कर रहे हैं। बजाय इसके कि अगर आपके उसामा मीर, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान अगर फॉर्म में नहीं है, अगर शादाब खान अगले मैच के लिए भी, चूँकि 4 नवंबर को मैच है अगला, अभी थोड़ा टाइम है, तो उसमें अगर शादाब खान तब तक अगर फिट नहीं होते, वो फिट इसलिए कारआमद हैं कि वो बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और बॉलिंग में चलें कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें फिट नहीं होते हैं, फिर उसामा मीर या फिर मोहम्मद नवाज़ को खिलाने के बजाय बेहतर होगा आप हसन अली को ले आएँ और हसन अली से और शाहीन अफरीदी से पावर प्ले के ओवर कराएँ। अगर 1-2 ओवर निकलते भी हैं तो फिर आप इफ्तिखार अहमद को दे दें या फिर वसीम जूनियर को दे दें, लेकिन पावर प्ले में हारिस रऊफ को बॉलिंग ना दें। ये सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है जो कि सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद 4 छक्के खा चुके हैं। इवन कि इफ्तिखार अहमद ने भी एक-एक छक्का खाया है। इफ्तिखार अहमद ने और मोहम्मद नवाज़ ने पावर प्ले में बहुत कुट लगी है। अब तक सबसे ज़्यादा बाउंड्रियाँ भी लगवाई हैं। हारिस रऊफ ने सबसे ज़्यादा 9.4 उसका इकनॉमी रेट है, और जो कि पिछले मैच में बेहतर हुआ है, 10 से नीचे है, वरना टूर्नामेंट के तीसरे, पूरी जो 10 टीमें खेल रही हैं उनमें तीसरे बदतरीन बॉलर थे पावर प्ले के। तो इसके बावजूद अगर उन्हें बार-बार मौका दिया जाएगा तो फिर ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। तो बाबर आज़म को चाहिए कि एतमाद एक हद तक होता है, जब आपका खिलाड़ी एक जगह परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहा, अगर आप उसे बार-बार, बार-बार मौका देंगे तो फिर आप अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और यही चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं। क्योंकि बतौर बैट्समैन आपकी सिर्फ़ एक ही ख़ामी है कि तेज़ी से रन्स करने की सलाहियत नहीं है, मैच विनर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अच्छे बैट्समैन हैं। अच्छे बैट्समैन से मुराद आपको अगर कोई रन्स दे, रन्स कर देंगे। शुरू में आप एक सपोर्टिंग रन्स दे देंगे, मैच विनर नहीं है। एक तो आपने खुद को मैच विनिंग खिलाड़ी में तब्दील करना है, वो अलग है। ऊपर से आप गलत फैसले किए जा रहे हैं। एक खिलाड़ी अगर आपका नहीं चल रहा, आप उसे उसी जगह पे खिलाए जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। आपकी कप्तानी आपने चाहे कितने ही मैचेस क्यों ना जीते हों, छोटी टीमों या बड़ी टीमों के खिलाफ, लेकिन अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे, तो कोई भी आपको अच्छा कप्तान नहीं कहेगा। तो उम्मीद है कि अब आने वाले जो मैचेस हैं उसके अंदर हमें चेंज नज़र आएगा और ये जो फैसले जो मैंने बताए हैं स्टेट्स के हवाले से कि कौन-सा खिलाड़ी कहाँ यूज़ होना चाहिए। फ़खर ज़मान के साथ अब्दुल्ला शफ़ीक की जोड़ी मुझे लगता है किसी हद तक कामयाब इसलिए जाएगी कि फ़खर ज़मान को अगर आप 5-6 ओवर शुरू के दे दें, वो बिल्कुल ये भी नहीं है कि वो 5-6 ओवर में 1 रन नहीं करेगा, वो 5-6 ओवर में स्लो रन्स करता है। फ़र्ज़ करें उसने 20 गेंदें खेली हैं, 10-12 रन कर लेगा, 8 कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो मारता है। आज मैंने स्टेट्स शेयर किए कि मिडल ओवर्स में उसका स्ट्राइक रेट कैसे ऊपर जाता है, उसके बाद अगर वो आखिर में खड़ा हो जाए 30 ओवर्स के बाद उसका स्ट्राइक रेट कितना तेज़ जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है अगर इस तरह का खिलाड़ी आपको विकेट पर सेट हो जाने के बाद बड़े रन्स करके देता है। तो ये चीज़ें इसको यूज़ करना चाहिए। जो खिलाड़ी है, अच्छा कप्तान क्या होता है, अच्छा कप्तान अपने खिलाड़ी की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक खिलाड़ी अगर शुरू में उनका एक मसला है कि वो शुरू में टाइम लेता है, उसकी नेचर है खेल की, तो आप उसके ऊपर प्रेशर डालो कि नहीं जी आप शुरू में ही तेज़ खेलो, तो विकेट गँवा देगा। नुकसान सिर्फ़ खिलाड़ी का नहीं होगा, टीम का भी होगा। तो ये चीज़ें कप्तान को जाँचनी चाहिए, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, वो गलतियाँ दूर करनी चाहिए। क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका ने हमें उम्मीद तो दिला दी है, लेकिन असल काम तो अभी हमने करना है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अगर हम बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है कि फिर साउथ अफ्रीका जीते या कोई जीते, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस उम्मीद पर अपनी टीमों के लिए या दीगर टीमों के लिए दुआएँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम लाज़मी ये मैचेस जीतेगी, और पाकिस्तान को ये मैचेस जीतने के लिए अपनी ख़ामियों के ऊपर निगाह रखना पड़ेगी, उनको सही करना पड़ेगा। हम जो ख़ामियाँ हो रही हैं हमसे, उनको ना दोहराएँ, और यही चीज़ पाकिस्तान को आगे मैचेस में फ़तह दिला सकती है।